हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट फील्ड टू स्टडी टू इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज। अगर किसी भी स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट पावर को और उसके एनालाइजेशन पावर को हमें बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, तो इनमें से किसकी स्टडी करना बेस्ट रहता है? तो देखिए, एक्सपेरिमेंट यानी कि कह सकते हैं प्रयोग करने की जो क्षमता है वो बच्चे में विकसित हो, ठीक है, और कुछ एनालाइज करने की। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में क्या होते हैं? आपके तथ्य होते हैं, यानी कि आपके फैक्ट्स होते हैं, जो कि आपके पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में जो कुछ भी हुआ या होता था वो सब होता है, वो चेंजेबल नहीं होता है, वो आपका फिक्स रहता है ना। जैसे कि हमें बताया गया कि शाहजहाँ ने जो है वो ताजमहल बनवाया है, तो ये क्या है? आपका एक फैक्ट है और यही रहने वाला है, चाहे आप अभी पढ़ें, चाहे 2 दिन बाद पढ़ें, चाहे 3 दिन बाद पढ़ें, कभी भी पढ़ें आप अपनी लाइफ टाइम, ये फैक्ट यही रहेगा। ये नहीं हो सकता कि शाहजहाँ की जगह कह दिया जाए कि अकबर ने बनवाया था, ठीक है। तो हिस्ट्री में तो हम एक्सपेरिमेंट और एनालाइज की जो पावर है उसको विकसित नहीं कर सकते। दूसरा बात आ जाती है लैंग्वेजेस की। तो यहाँ पर भी आपके जो हैं वो सर्टेन रूल्स होते हैं जिनके थ्रू ही आप बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा सबसे पहले सेंटेंस आता है, मतलब सेंटेंस जो है हम बनाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? इसके लिए हम वर्ड्स लेते हैं, इन वर्ड्स को हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेते हैं, इनको हम अरेंज करते हैं इस तरह से कि इसका मीनिंगफुल सेंस निकले। तो ये कुछ लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं। अगर हमने वो रूल्स पढ़ लिए तो हमारा सेम ही रहता है। और इसका भी वही है कि आप चाहे आज पढ़िए चाहे कल पढ़िए, सेंटेंस की डेफिनेशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कह दिया जाए कि आप वर्ब का यूज़ करके मतलब वर्ब जो है उसके ग्रुप से बनता है, वर्ड्स के ग्रुप से ही आपका सेंटेंस बनेगा। तो इसलिए ये भी नहीं। इकोनॉमिक्स जो होती है, अर्थव्यवस्था होती है, तो ये थोड़ा, हाँ, इसका जो है इसमें जो डेटा होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज गोज विथ साइंस। साइंस ही एक ऐसी फील्ड है जहाँ से कि हम स्टूडेंट की एक्सपेरिमेंट और एनालाइज की एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि जैसे आप सभी जानते होंगे कि न्यूटन ने क्या दिया है? आपके लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको न्यूटन ने बताया, लॉज ऑफ मोशंस दिए। तो इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किए थे और उन प्रयोग को इन्होंने सिद्ध किया, और तब जाके इन्होंने ये लॉज दिए, ठीक है। जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, तब क्या था कि वो एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, और क्या हुआ था? एप्पल जो था वो नीचे गिरा था। तो न्यूटन ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इस पर उन्होंने क्या किया? प्रयोग किया, और काफ़ी सारे अटैम्प्ट के बाद वो डिस्कवर कर पाए कि क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसकी वजह से जो चीज़ अगर आप ऊपर को उछालेंगे तो पृथ्वी क्या करती है? उस फोर्स के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस चीज़ को, इस वजह से वो है ज़मीन पर आती है, ऊपर नहीं जाती। तो हमारा ऑप्शन नंबर साइंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम। अगर हम एक क्लासरूम में टीचिंग की बात करें तो वहाँ पर इनमें से कौन सबसे अच्छी विशेषता को दर्शा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि थ्रू द यूज़ ऑफ मैनी टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, आप कैसे इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हो या फिर कैसे आप टीचिंग की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्लासरूम में, एक अच्छी बात है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपको क्लासरूम में इफेक्टिव लर्निंग करानी है तो आप टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक बार हम बाकी भी पढ़ लेते हैं। थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, अगर क्लासरूम में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं उस बेसिस पे, या फिर थ्रू फुल अटेंडेंस इन द क्लासरूम। देखिए, क्लास में अटेंडेंस अगर फुल हो भी रही है और वो बच्चे अगर इनएक्टिव हैं, आप जो भी पढ़ा रहे हो अगर वो गेन नहीं कर रहे हैं तो टीचिंग इफेक्टिव नहीं मानी जाएगी। कोई फ़ायदा नहीं है क्लास में चाहे 45 स्टूडेंट्स पर डे क्यों ना आए, लेकिन अगर वो जो है आप जो भी कुछ पढ़ा रहे हो अगर उसको गेन नहीं कर पा रहे हैं तो ये
क्या है, वर्थलेस है, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ साइलेंस बाय द स्टूडेंट इन क्लासरूम। आप इस तरह से अगर क्लास में बिल्कुल शांति है तो आप कह सकते हो कि ये क्लासरूम अच्छा है, यहाँ पर इफेक्टिव टीचिंग है। बिल्कुल नहीं, क्लासरूम में अगर सब शांति बैठे रहेंगे तो टीचिंग क्या ही होगी। जब तक टीचर और स्टूडेंट्स में इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक टीचिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन भी कट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही सही जा रहे हैं। अब इनमें से हमें ज़्यादा वैलिड वाले को चूज़ करना है। तो ज़्यादा वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो ये आपका जाएगा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, यानी कि मैंने अभी बोला कि स्टूडेंट और टीचर जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो टीचिंग जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। एक क्वालिटी है टीचिंग की क्लासरूम में। तो स्टूडेंट और टीचर आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, घर की तो बातें उन्हें करनी नहीं है ना, वो क्या करेंगे, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चंस पुटअप करेगा और टीचर क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और कभी कभी टीचर क्वेश्चंस पूछेगा और स्टूडेंट सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आर्टिफैक्ट्स दैट अराइज एंड अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च आर। रिसर्च में जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कि अराइज होते हैं वो अफेक्ट करते हैं आपकी इंटरनल वैलिडिटी को रिसर्च में, तो वो क्या है। कोड यहाँ है, क्या वह आपका हिस्ट्री है, रेंडमाइजेशन है, मैच्योरिटी है, इंस्ट्रूमेंटेशन है या फिर एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी है। तो जो करेक्ट आंसर आपका है दैट इज यहाँ पर हिस्ट्री है, बिल्कुल, मैच्योरिटी है, बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है एंड एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी भी है। एंड अगर हम कोड की बात करें तो इट इज ऑप्शन नंबर 3। Next move towards our next question, and question number 4 says that formulation of a research problem depends on। अब जो रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस, कि जो रिसर्चर की चॉइस है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, या व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या हैं, या फिर कंसेप्चुअल मॉडल क्या है, या फिर व्हाट नेगेटिव फैक्टर्स डू रिसर्च अपॉन, या किस नेगेटिव फैक्टर के ऊपर रिसर्च हो रही है, या फिर रीज़न फॉर अनलिमिटिंग दी स्टडी को अनलिमिटेड करने के रीजंस, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा दैट गोज विद स्टेटमेंट ए, बी, सी एंड एफ। यानी कि देखिए, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द रिसर्चर्स चॉइस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल मॉडल एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये जो हमारा कोड है इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी एंड एफ। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब इन चारों में से आपका इंस्ट्रक्शन देने वाला मटेरियल कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर है ऑडियो, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, प्रिंटेड स्टडी गाइड या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो आपको इंस्ट्रक्शन दें, ठीक है। तो अब देखिए, जब आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपसे बोला जाता है कि यू हैव टू कम you have to come on in your school premises at 7 o'clock एंड और आपको बोल दिया कि आपको आपका एग्जामिनेशन हॉल में 7 बजे तक पहुंचना है, फिर आपको प्लेग्राउंड में इतने बजे तक पहुंचना है, ठीक है, कल आपका ये कंपटीशन होने वाला है एंड आपको उस टाइम तक पहुंचना है। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को देने के लिए जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो आपके होते हैं ऑडियो, पॉडकास्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पर और वहाँ आपसे बोल दिया जाता है कि इस तरह से यहाँ पर हम लोग कॉम्पिटिशन्स को अरेंज कर रहे हैं और वेन्यू ये रहेगा, ये टाइमिंग रहेगी और इस ड्रेस कोड में आपको आना है एंड ऑल। तो ये आपका ऑडियो ब्रॉडकास्ट होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यूट्यूब वीडियो के थ्रू भी आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मतलब कोई भी चैनल ज्वाइन किया हुआ है और आपको बोल दिया था कि चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अभी जब आपका नेट का एडमिट कार्ड आया था तो सबसे ज़्यादा आपको ये कहाँ से पता चला था,
यूट्यूब वीडियो से ही पता चला था ना। तो उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए ना कि अब आपका नेट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ गए हैं, अब क्या यहाँ पर सेंटर है, एग्ज़ाम है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ से मिला? यूट्यूब वीडियो से मिला, तो ये भी रहेगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। प्रिंटेड स्टडी गाइड, वहाँ से भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं, है ना। आप जैसे कि आपका हम कह सकते हैं कि मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन बच जाएगा। लेकिन ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ये आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता। यहाँ पर क्या होता है, आपके कंसेप्ट्स को जो है वो क्लियर कराया जाता है कि आप इनको रनिंग में देख लेते हैं या फिर इनको पिक्चर वाइज देख सकते हैं। तो इसलिए यही ऑप्शन हमारा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है, तो इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपसे बोला है कि सपोज एज अ टीचर, एक सपोज करो कि आप एक टीचर हो और आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हो या पब्लिक स्पीकिंग या डिबेट के लिए। तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा स्टूडेंट्स में डेवलप करने के लिए? कंट्रोल ओवर इमोशंस, कि वो इमोशंस पर कंट्रोल करें, या फिर कंसेप्ट फॉर्मुलेशन, या फिर यूजिंग सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, या फिर वॉइस मॉड्यूलेशन। तो देखिए, जब आप किसी भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए किसी भी बच्चे को तैयार करते हो तो कंसेप्ट फॉर्मुलेशन की वहाँ बात नहीं होती है। आप किसी भी एक टॉपिक पर बोल रहे हैं, मान लीजिए कि आप ओजोन डिप्लीशन पर बोल रहे हैं, तो ओजोन डिप्लीशन पे यहाँ पर उसको कोई भी कंसेप्ट के साथ फॉर्मुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसमें जो भी यहाँ पर बताया जाएगा कि ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से होता है, क्या कारण रहते हैं, क्या क्या उससे हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं, क्या क्या कन्वेंशंस को यूज़ किया गया उसको रोकने के लिए, तो ये सब कॉमन है, ये सब वो बता देगा। तो यहाँ पर आपको ये टीचर भी आप ही ट्रेन करो ना, तो सारी इन्फॉर्मेशन तो आप बच्चे को एक रिटन पेपर पे लिख के दे सकते हैं, बच्चे को बस उसको याद करना है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यूजिंग सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, लैंग्वेज सेलेक्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है, मोस्टली आपके जो पब्लिक स्पीकिंग या फिर डिबेट होते हैं आपके हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, अगर हम अपने यहाँ की बात करें, ठीक है। आप कहीं और जैसे आपका कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, तो वहाँ पर तमिल लैंग्वेज ऑप्शन में रह सकती है, तो इसमें लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं, क्योंकि जो बच्चा जहाँ का होगा उसको वो लैंग्वेज बिल्कुल आती होगी, ठीक है। नेक्स्ट वॉइस मॉड्यूलेशन, तो बिल्कुल वॉइस चेंज करके बोलना ही नहीं, आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, आप अपनी वॉइस में ही बोलेंगे ना, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर आता है दैट इज कंट्रोल ओवर इमोशंस। बच्चे के इमोशंस पर कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसे कि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि भीड़ देख के नर्वस होने लग जाता है ना, और उसको सब कुछ आते हुए भी वो भीड़ देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो कुछ नहीं बोल पाता, सिंगल वर्ड भी वो अटर नहीं कर पाता। तो उनके इमोशंस को जो है वो टीचर कंट्रोल मतलब इतने आसानी से नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता है थ्रू मोटिवेशन लेक्चर, अगर वो मोटिवेशन लेक्चर्स वगैरह थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड कर दे, थोड़ी मोटिवेशन देता है, तो बच्चा हो सकता है कि उस डर से निकल जाए, लेकिन फिर भी एकदम से हम नहीं कह सकते कि निकल ही जाएगा। तो यहाँ ये थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट रहता है, तो इसीलिए यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा बेस्ट एडवांटेज रहेगा बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की चॉइस अगर आपको करनी है, तो आपको शिफ्ट करना होगा इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, या फिर आपको इम्प्रूव करना होगा क्लासरूम अटेंडेंस, या फिर हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम, या फिर रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, अगर हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का एडवांटेज बताएं तो वहाँ पर क्या है, चॉइस बेस्ड पे आपका रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन एंजाइटी नहीं आएगा, कि बच्चे को जो भी एग्ज़ाम से पहले जो थोड़ा तकलीफ़ रहती है, कह सकते हैं कि डर रहता है, तो वो यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं है। अच्छी बात है, हाँ ये करना चाहिए टीचिंग में, लेकिन यहाँ पे जो हमने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बोला है तो यहाँ नहीं आएगा। टीचर को हेल्प नहीं करना कि वो अपना सिलेबस कम टाइम पे कंप्लीट कर दे, और क्लासरूम की अटेंडेंस को भी हमें इम्प्रूव नहीं करना, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। लेकिन हाँ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो फ़ायदा है वो ये है, क्या था कि क्या हुआ, पहले जो हमारी एजुकेशन हुआ करती थी वो टीचर सेंट्रिक होती थी, जो आपके गुरु वगैरह हुआ करते थे वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो शिक्षा दिया करते थे, ठीक है, उनको जो भी आता है वो बताया करते थे। अब चाहे आप उसको समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, इट्स योर मिस्टेक। लेकिन अब क्या है, इसी टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक में बदल दिया गया कि अब आपको क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चे के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, उसकी क्षमता को देखते हुए पढ़ाना है, ठीक है।
तो आपको वैसे ही इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का यूज़ करना होगा, वैसे ही टीचिंग एड्स का यूज़ करना होगा जिस तरह से उसकी क्षमता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी ब्लाइंड स्टूडेंट है तो आपको उसके लिए लिपि, ब्रेल लिपि का जो है वो इस्तेमाल करना होगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, या फिर कोई अगर आपका डेफ है तो उसको आपको वीडियोस मतलब पिक्चर्स वगैरह के थ्रू आप समझाएंगे। तो बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। आप ये जो है यही शिफ्टिंग हुआ था, यही इसका सबसे ज़्यादा फायदा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिसर्च डिज़ाइन आर। अब हम रिसर्च डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इसके क्या कंपोनेंट्स है? कंपैरिजन है, कंट्रोल है, रिएक्टिविटी है, मैनिपुलेशन है, या फिर नॉन रिप्रेजेंटेटिवनेस है, या फिर जनरलाइजेशन है। सो जो हमारा राइट आंसर जाएगा इसके लिए दैट इज़, एक तो सबसे पहले आपका कंपैरिजन है रिसर्च डिज़ाइन के अगर हम कंपोनेंट की बात करें, दूसरा आपका कंट्रोल है बिल्कुल, तीसरा आपका मैनिपुलेशन है, एंड द लास्ट वन इज़ जनरलाइजेशन। सो जो हमारा कोड है ABDF एंड इट इज़ हियर इन ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ द 4 मेजर ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च आर। साइंटिफिक रिसर्च की अगर हम बात करें तो हमारे 4 मेजर ऑपरेशंस यहाँ पर कौन से हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन, सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर या फिर सेल्फ एजुकेशन, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पर्सनल चॉइस एंड थियोराइजेशन। और जो राइट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कोवेरियंस, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन, सेल्फ एजुकेशन, सॉरी ये सेल्फ एजुकेशन नहीं आएगा, सीक्वेंसिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑर्डर, एंड द लास्ट वन इज थियोराइजेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा सीक्वेंस जाएगा दैट इज ABCF एंड इट इज हेयर इन ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।